साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी विद्या प्रेमियों के लिए हम जो चैनल पे अपना पाठ्यक्रम चला रहे हैं, उस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में हम मिश्र बंधुओं के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने मिश्र बंधुओं द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद के बारे में चर्चा किया हूँ। किस प्रकार से उन लोगों ने तमाम खोजों के आधार पर और कुछ पुस्तकें थी जिनके आधार पर उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ में एक थोड़ी-सी त्रुटि रह गई, उसको त्रुटि को आप सुधार लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि सन 1900 से 1908 तक जैसे नागरिक प्रचारणी के बारे में मैंने बताया ही पहले कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो थी या सभा जो थी, ये जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ थी, इसके अलावा जो जो राजप्रसादालयों या पुस्तकालयों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, लोगों के घरों में जो जो अज्ञात कवियों की रचनाएँ, पुस्तकें वगैरह पड़ी थीं, किंवदंतियाँ थीं, मुहावरे थे, लोकोक्तियाँ थीं, उनको एकत्रित करने का काम ज़िम्मेदारी सरकार ने सरकार से अनुमति लेकर के ये नागरिक प्रचारणी सभा ने शुरू किया था। ये सन 1900 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा ने अपने खोज आरंभ किया था। 1900 से 1908 तक बाबू श्याम सुंदर दास जी इसके निरीक्षक पद पे रहे। उन्हीं के निरीक्षण में यह खोज हुई। उसके बाद 1908 से 1916 तक मिश्र बंधु निरीक्षक रहे। ठीक, तो मिश्र बंधुओं हमने थोड़ा सा बोल दिया, मिश्र बंधुओं में सभी बंधु, तो उसमें दो भाई केवल सम्मिलित थे, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये दो भाई थे। तीसरे हैं गणेश गणेश भैया इनके, जो सबसे बड़े हैं। तो गणेश बिहारी इसमें नहीं थे, बल्कि श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये दो भाई सन 1908 से 1916 तक ये नागरिक प्रचारणी सभा की जो खोज कार्य हो रहा था, उस खोज कार्य के निरीक्षक थे। इसको सुधार लीजिएगा। और इसी 1908 से 1916 के बीच में इनको जरूरत पड़ी एक सम्मेलन की, जो कि इन्होंने 1910 ईस्वी में उसी समय इन लोगों के सहयोग से, जिनमें सबसे ज्यादा सहयोग पुरुषोत्तम दास टंडन जी का था, मदन मोहन मालवीय जी का था। इन लोगों के सहयोग से एक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का गठन हुआ। यानी कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का जो गठन हुआ, वो उसका गठन 1910 ईस्वी में हुआ था। उसके प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी बनाए गए और इसके जो कोर में थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। तो ये घटनाएं आप लोग सुधार लीजिएगा, थोड़ी सी उसमें त्रुटि है, उस त्रुटि को आप लोग इसको इस तरह से समझिएगा। बस त्रुटि इतनी है, श्याम बिहारी सुखदेव बिहारी उसके निरीक्षक थे, गणेश बिहारी निरीक्षक में नहीं थे। तो ये हो गया पहले का परिचय, मिश्र बंधु विनोद के बारे में जो हमने चर्चा किया है ग्रंथ के बारे में। और उस ग्रंथ जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है, उस ग्रंथ का आधार स्रोत मैं लास्ट में बता दूंगा, अंत में, इसका विभाजन करने के बाद। तो आज हमारा जो प्रसंग, हमारा जो प्रकरण है, उस प्रकरण में हमने जिस प्रकार से मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया है, तो काल विभाजन के बारे में आज हम विस्तार से आपको बताएंगे कि काल विभाजन से संबंधित जो प्रश्न इनके बारे में बनता है, सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है कि इन्होंने किस काल को क्या कहा है। ठीक है, तो इनके कालों का विभाजन आइए हम कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में आधार स्रोत ग्रंथ प्लस कुछ जिसको मिसलेनियस कहा जाता है प्रश्न, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है, उसको हमने जब इनके किताब का मुख्य पृष्ठ देखा, उस पर एक पद लिखा या एक श्लोक लिखा है, जिसको हमने यहाँ लिख दिया है, ऊपर पढ़ लीजिएगा। श्लोक है, रस सिद्ध ते सुकृति रस सिद्ध कवि वंदनीय जगमाही, जिनके सुजल शरीर कह जरा मरण भय नाही। यह वंदना करके इन्होंने, इस पद के माध्यम से अपने इष्ट को इन्होंने वंदना करके अपने ग्रंथ की शुरुआत किया है और काल विभाजन किया है। तो मिश्र बंधुओं का जो मिश्र बंधु विनोद है, इसमें जो काल विभाजन है वो 5 भागों में काल विभाजन किया गया है। तो 5 भागों में जो काल विभाजन इन्होंने किया है,
उस 5 भागों के बारे में आइए हम विस्तार से जानते हैं। आप लिखते जाइए, मैं बताते जाता हूँ। लिखने से ज़्यादा आप सुनिए, ठीक? लिखना हो तो बस एक बार लिख लीजिए, उसके बाद बार-बार सुनते रहिए, सुनने से ये तैयार होगा। लिखने के लिए आप अपना बना सकते हैं, बाकी तो हमारा चैनल तो है 24 आवर खोलते रहिए, सुनते रहिए। जितना सुनेंगे उतना जल्दी तैयार होगा। तो आइए जानते हैं इनका जो 5 भाग में काल विभाजन। तो आइए इनका जो काल विभाजन है मिश्र बंधुओं का, उसके बारे में जानते हैं। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल इन्होंने पहले ही बता दिया कि कवि कीर्तन कहा कि यह एक कवि कीर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें 5000 कवियों का है, तनी-मनी कवि थोड़ी हुए। तो इन्होंने कहा कीर्तन है पूरा, पूरा है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये मिश्र बंधु विनोद कवि कीर्तन है, या इसे हिंदी साहित्य का इतिहास भी कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है? इसमें काल विभाजन से पहले आप ये जान लीजिए कि इसका जो मुख्य पृष्ठ है उस पर श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी जी का नाम है, हमने पढ़ा है। वहाँ पर इन्होंने एक वंदना लिखा है। यह वंदना है, किसी अपने इष्ट को उन्होंने वंदना किया है। उन्होंने उस वंदना में कहा है, सुते सुकृति रस सिद्ध कवि वंदनीय जगमाहि जिनके सूजल शरीर कह जरा मरण भय नाही। इन्होंने यह वंदना करके अपने ग्रंथ की शुरुआत की है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, इनके काल विभाजन। इनका जो काल विभाजन है उसको वह कुल 5 उपकालों में 5 का कुल 5, ठीक है? कुल 5 कालों में इन्होंने बाँटा है संपूर्ण हिंदी साहित्य को इन्होंने, ठीक है? संपूर्ण, यहाँ तक आ रहा है ना? नहीं, कट जा रहा था। संपूर्ण हिंदी साहित्य, ठीक है? ये शॉर्ट में कर लीजिए। संपूर्ण हिंदी साहित्य को कुल 5 कालों में इन्होंने बाँटा है। याद रखिएगा, ये पूछता है कि मिश्र बंधु विनोद में जो संपूर्ण हिंदी साहित्य है उसको कितने कालों में बांटा गया? तो 5 कालों में, याद रखिएगा, 5 कालों में तथा उपकालों में बांटा गया है। उपकालों में, कालों में बांटा गया है। याद रखिए हिंदी साहित्य को, संपूर्ण हिंदी साहित्य को मिश्र बंधुओं ने कुल 5 कालों तथा उपकालों में बांटा है। याद रखिए। तो आइए पहला काल जानते हैं। इन्होंने हिंदी का साहित्य के प्राचीन काल को या आदि काल को, ठीक है, जो उसका आदि काल है हिंदी साहित्य का प्राचीन काल, हिंदी का प्राचीन काल समझ लीजिए, प्राचीन काल नहीं बल्कि हिंदी का आदि काल, इन्होंने आदि काल को प्रारंभिक काल कहा। ये बार बार पूछता है, प्रारंभिक काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने जो हिंदी साहित्य का प्राचीन काल है, ठीक है, यही प्राचीन काल या आदि काल रख लीजिए, आदि काल, ठीक है, हिंदी साहित्य का जो आदि काल है उसको इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया। बार बार पूछता है कि प्रारंभिक काल किसने कहा हिंदी के आदि काल को? तो यह मिश्र बंधुओं ने कहा है। यानी कि प्रारंभिक काल का जो समय इन्होंने रखा है 700 विक्रम संवत से, इसका जो समय रखा 700 विक्रम संवत, ठीक है। 700 विक्रम संवत का मतलब हो गया सीधी सीधी, इसमें 57 साल जब घटाएंगे तो ऐसे कर लीजिए, अगर ईस्वी सन में निकालना हो तो 57 में 700 में से 57 निकल गया, 3 हो गया, यहाँ हो गया 9 में से 4 हो गया, तो 743 ईस्वी। इसी तरह सबको निकाल लीजिएगा, इसके बारे में हमने नीचे बता दिया, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो 743 ईस्वी आ रहा है। तो 7 नहीं 643 ईस्वी ना, 643 ईस्वी, ठीक। 643 ईस्वी से इन्होंने माना है, यानी कि विक्रम संवत में ही जानते चलिए। तो मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है
वह 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक इन्होंने प्रारंभिक काल को 1444 विक्रम संवत तक इन्होंने आदिकाल या प्राचीन काल को प्रारंभिक काल नाम से पुकारा है। ये बार बार पूछता है कि प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो मिस्र बंधुओं ने कहा है। इन्होंने जो समय रखा है प्रारंभिक काल का वो 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक इन्होंने रखा है। इसको दो उपकालों में इन्होंने बांटा है। इन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक काल तथा उत्तर प्रारंभिक, उत्तर ये है प्रारंभिक काल, 60 में लिख लीजिए, तो यही किया है। पूर्व प्रारंभिक काल तथा उत्तर प्रारंभिक काल इन्होंने इसका दो उप विभाग किया है। तो पूर्व प्रारंभिक काल को इन्होंने 700 से 1343 विक्रम तक लिखा है। इन्होंने इसको 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक इसका काल रखा है। पूर्व प्रारंभिक काल का 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक इन्होंने रखा है। उत्तर प्रारंभिक काल का समय इन्होंने 1344 विक्रम संवत से 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक रखा है। 1444 विक्रम संवत तक रखा है। इसको आप लोग सुनिए, ज्यादा बार बार सुनिए, बार बार सुनेंगे तो याद आ जाएगा। लिखने से कुछ उखड़े वाला नहीं है। नोट बनाना है तो बाद में बनाते रहिएगा, पहले सुन लीजिए 4-6-10 बार, उसके बाद जब समझ में आ जाए तो फिर नोट बनाइए आराम से। नोट बनाते समय इसको सुनिए मत, केवल नोट बनाइए। तो इन्होंने प्रथम काल को, इन्होंने प्राचीन काल को, हिंदी के प्राचीन काल या आदि काल को या शुरुआती काल को इन्होंने प्रारंभिक काल कहा। उसको दो उपभागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल तथा उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल का समय इन्होंने 700 से 1343 विक्रम संवत तक रखा है, और उत्तर प्रारंभिक काल को इन्होंने 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक इन्होंने रखा है। एक काल इनका हो गया। अब आइए दूसरा काल के बारे में जानते हैं। दूसरे काल को इन्होंने, जिसे भक्ति काल के नाम से भी जब कहा जाता है, जैसे इसको इन्होंने माध्यमिक काल कहा है। ठीक है, इसे माध्यमिक काल, ठीक है, मध्यकाल को इन्होंने माध्यमिक काल कहा। किसने मध्यकाल को माध्यमिक काल कहा है? तो ये मिस्र बंधुओं ने कहा। ठीक है, याद रहेगा ना। मिस्र बंधुओं ने मध्यकाल को यानी भक्ति काल को इन्होंने माध्यमिक काल कहा है। इसका समय इन्होंने 1445 से 1680 तक रखा है। 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक रखा है। याद रखिएगा। जो माध्यमिक काल है, माध्यमिक काल को इन्होंने 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक इन्होंने इसका समय रखा है। यानी कि 80 में 57 घटा देंगे तो ईस्वी निकल जाएगा। यहाँ तक ये इन्होंने भक्ति काल को रखा है। भक्ति काल का समय इन्होंने उसको माध्यमिक काल के नाम से पुकारा है मिस्र बंधुओं ने। अब मिस्र बंधुओं ने माध्यमिक काल को भी दो उप कालों में बांटा है। ठीक है, माध्यमिक काल को भी इन्होंने दो उप कालों में बांटा है। कौन कौन से, आइए जानते हैं। पहला, पूर्व माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल, ठीक है।
दूसरे काल को इन्होंने कहा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़, ये माध्यमिक शॉर्ट में हो गया, काल में शॉर्ट में, ठीक। तो दूसरे जो जो दूसरा विभाग किया इन्होंने, उसे इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा है। तो पूर्व माध्यमिक काल को इन्होंने 1445 से 1560 तक रखा है। 1445 से विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत तक रखा है। 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत तक इन्होंने रखा है किसका? पूर्व माध्यमिक काल को। इसके बाद प्रौढ़ माध्यमिक, दूसरा काल उपकाल इन्होंने क्या किया? प्रौढ़ माध्यमिक काल। ये देखिए बहुत बार पूछा है कि प्रौढ़ माध्यमिक काल भक्ति काल को किसने कहा है, ठीक है। तो प्रौढ़ माध्यमिक काल याद रखिएगा, ये मिश्र बंधु विनोद में काल निर्धारण के लिए भक्ति काल के उत्तर भक्ति काल को प्रौढ़ भक्ति काल कहा है, ठीक है। पूर्व भक्ति काल और उत्तर भक्ति काल। तो उत्तर भक्ति काल को इन्होंने प्रौढ़ भक्ति काल या प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा है। प्रौढ़ माध्यमिक काल का जो समय है वह 1561 विक्रम संवत से 1561 विक्रम संवत से 1561 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत, 1680 विक्रम संवत तक रखा है। याद रखिएगा, माध्यमिक काल यानी भक्ति काल को इन्होंने माध्यमिक काल नाम से पुकारा है। इसका समय 1445 से 1680 विक्रम संवत तक रखा है। इसको दो उपकालों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल तथा उत्तर नहीं बल्कि प्रौढ़ माध्यमिक काल। और यही कारण रहा है कि परवर्ती जो इसके आलोचक रहे, इस ग्रंथ के आलोचक रहे हैं, आलोचक इतिहासकार, उन्होंने इस ग्रंथ पे की जो विश्वसनीयता है या इसकी पद्धति है को अस्वीकार करके इस ग्रंथ को व्यवस्थित न करके बल्कि इसको किसी विश्वसनीय काल विभाजन के आधार पर इसे अस्वीकृत कर दिया है। इसे इस काल विभाजन को विश्वसनीय काल विभाजन नहीं माना गया, क्योंकि इसमें जो पद्धति है सब जगह तो उन्होंने पूर्व उत्तर लगा, एक जगह प्रौढ़ लगा दिया है। इसका एक कारण यह भी है, आगे और भी कारण इसको हम बताएंगे इसमें, इससे क्यों नहीं विश्वसनीय माना गया है इस काल विभाजन को। तो दो कालों को हमने बताया। अब आइए तीसरे काल के बारे में बताते हैं। लिखना हो तो लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं, वीडियो रोक कर लिख लीजिए। इसको मिटा करके फिर से ऊपर से लिखते हुए आ रहे हैं। अब आइए तीसरे काल के बारे में जानते हैं, जिसको कई अन्य इतिहासकारों ने, किसी ने रीति काल कहा है, किसी ने श्रृंगार काल कहा है। तो उसको इन्होंने क्या कहा है रीति काल को? तीसरा काल। आइए जानते हैं। तीसरे काल को इन्होंने अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल, इन्होंने तीसरे काल को इन्होंने अलंकृत काल के नाम से पुकारा है। तो तीसरे काल अलंकृत काल यानी रीति काल या श्रृंगार काल को इन्होंने जब राज दरबारों में नाचने गाने वाले या शारीरिक सौंदर्य के बारे में ज्यादा चर्चाएं होने लगी, तो उसे अलंकृत काल या श्रृंगार काल, या ज्यादा अय्यासी का कार्य होने लगा तो उसे श्रृंगार काल नाम से, या कहीं कहीं रीति काल मिलता है नाम से जाना गया। तो उसको मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? अलंकृत काल। उसे अलंकृत काल नाम से पुकारा है। तो अलंकृत काल किसने कहा, पूछेगा कि अलंकृत काल, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। क्या कहा? अलंकृत काल।
अलंकृत काल का जो समय इन्होंने रखा है 1681 से 1889 तक। 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक। तो अलंकृत काल को इन्होंने कहाँ तक रखा है? 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक। इसके भी उन्होंने दो उप विभाग किए हैं। पहला पूर्व अलंकृत काल, दूसरा उत्तर अलंकृत काल है। पहला पूर्व अलंकृत काल, अलंकृत काल, ख उत्तर अलंकृत काल। इसको शॉर्ट में ऊपर वाला कर लीजिए। पूर्व अलंकृत काल तथा उत्तर अलंकृत काल, इन्होंने दो उप विभाग किए हैं। तो पूर्व अलंकृत काल का समय इन्होंने 1681 विक्रम से 1790 तक रखा है। 1681 विक्रम संवत से 1790 विक्रम संवत तक इन्होंने पूर्व अलंकृत काल को कहा है। सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा ये अलंकृत काल ही मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो पूर्व अलंकृत काल में को 1681 से 1790 विक्रम संवत तक रखा गया। अब उत्तर अलंकृत काल के बारे में जानिए। उत्तर अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल को इन्होंने 1791 विक्रम से 1791 विक्रम संवत से 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक, 89 विक्रम संवत तक। बस ये बीच वाला केवल याद करना है। 1790 गया आपके लिए तो 91 हो जाएगा, बाकी तो इसलिए यहाँ तक आ ही गया है। केवल अगर इसको अगर याद कर लेते हैं, सब में यही है। 1681 से 89 तक याद किए ही है, तो बीच वाला 90 वाला याद कर लेंगे तो बाकी बीच में फाट हो जाएगा। तो ये उत्तर अलंकृत काल को इन्होंने 1791 से 1889 विक्रम संवत तक इसका काल रखा है। अब आइए चौथे नंबर पर जो उन्होंने विभाजन किया है, उस चौथे नंबर पर इन्होंने परिवर्तन काल कहा। आधुनिक काल को उन्होंने परिवर्तन काल कहा है। परिवर्तन काल, देखिए किसी ने पुनर्जागरण काल कहा है, किसी ने नवजागरण कहा है, किसी ने परिवर्तन काल, तो मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल नाम दिया है। परिवर्तन काल यानी कि जो बाबू हरिश्चंद्र वगैरह जिनका जो मंडल चला है, भारतेंदु के अलावा प्रेम घन वगैरह जो रहे हैं, ठाकुर जी रहे हैं, प्रताप नारायण मिश्र रहे हैं, उनके पहले राजा लक्ष्मण सिंह रहे हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद रहे हैं, राजा उसमें कई ऐसे भी रहे हैं जो जैसे इनके भारतेंदु के पिताजी गिरधर दास जी रहे हैं। कुछ संक्रमण कालीन लेखा जो रीति काल और आधुनिक काल के बीच के लेखक हैं उनका है। तो उस काल को, उस आधुनिक काल को इन्होंने मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल कहा है। याद रखिएगा कि मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को क्या कहा है? परिवर्तन काल कहा है। आधुनिक काल यानी पुनर्जागरण काल जिसे कहा गया है। भारतेंदु काल को इन्होंने परिवर्तन काल नाम दिया। परिवर्तन काल का समय इन्होंने 1890 से 1925 तक रखा है। 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। तो परिवर्तन काल का समय इन्होंने, इसमें इन्होंने उप विभाग नहीं किया है, ठीक है, उपकाल नहीं किया है। तो परिवर्तन काल यानी आधुनिक काल को इन्होंने 1890 विक्रम संवत, और आधुनिक काल को उन्होंने परिवर्तन काल कहा है और इस काल को परिवर्तन काल नाम दिया। और 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक इसका समय उन्होंने निर्धारित किया है। और पांचवें नंबर पर आता है जो कि आधुनिक काल
ज़्यादातर लोगों ने 19वीं शताब्दी 1900 ईस्वी के बाद के समय को 1900 से 1900 के बाद की स्थिति को और अब तक के काल को रखा है। उसी आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल कहा। वर्तमान काल, उसको इन्होंने वर्तमान काल नाम दिया है। ठीक है? तो वर्तमान काल इन्होंने इसका नाम दिया। वर्तमान काल को इन्होंने 1926 1926 विक्रम संवत से अब तक का समय रखा। अब तक, आगे जो होगा संस्करण आएंगे उसमें बदलेंगे, अलग बात है। लेकिन इन्होंने आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल के नाम से पुकारा है। अब यह जान लीजिए कि जो इन्होंने काल विभाजन किया मिस्र बंधुओं ने, यह काल विभाजन डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसके पहले तो नामकरण वगैरह उन्होंने किया ही है, जिसमें उन्होंने इसके बारे में हमने पिछले बता भी दिया है। तो उन्होंने जो नामकरण वगैरह किया उससे ज़्यादा विश्वसनीय इनका माना जाता है, उससे कुछ ज़्यादा प्रौढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि ये डॉक्टर ग्रियर्सन प्रौढ़ ग्रंथ है इनका विश्वसनीयता के रूप में, लेकिन यह काल विभाजन इनका स्वीकृत नहीं हुआ, क्योंकि इसमें नामकरण की पद्धति एक जैसी नहीं है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया है उसमें उन्होंने काल विभाजन तथा नामकरण किया है, किंतु व्यवस्थित रूप अगर देखा जाता है तो डॉक्टर ग्रियर्सन ज़्यादा व्यवस्थित रूप किसने दिया है? मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में दिया है। मिस्र बंधुओं का जो काल है हमने बताया कि यह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसमें कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण है कि इसमें हिंदी को सबसे पीछे ले जाया गया है। ये लोग मिस्र बंधुओं ने हिंदी का जो प्रारंभिक काल है उन्होंने बताया 643 ईस्वी के आसपास आ रहा है, अगर ईस्वी में निकालें तो ये लोग इतना पीछे ले गए हैं, हिंदी का जो प्रारंभिक आदिकाल इतना पीछे ले गए हैं कि इतना पीछे चला गया कि अपभ्रंश साहित्य ही पूरा समाहित कर दिया है इसमें, जबकि अपभ्रंश के बाद की स्थिति जो रही है वो हिंदी की प्रारंभिक काल मानी गई है। अवहट्ट आदि या पुरानी हिंदी, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है, उसी को प्राचीन काल की हिंदी या प्राचीन हिंदी कहा है। तो अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं कुछ होती हैं, कुछ अपभ्रंश मुक्त रचनाएं होती हैं। तो प्रभावित और मुक्त के संक्रमण से ही आगे जो की स्थितियां जो बनती है वो हिंदी का प्राचीन काल है। तो इनका जो ग्रंथ में इन्होंने नामकरण किया है या काल विभाजन किया है, इसमें जो विश्वसनीयता की बात आती है, सबसे बड़ी तो यही बात आती है कि अविश्वसनीय इसलिए है क्योंकि इन्होंने पूरे अपभ्रंश साहित्य को ही इसमें समाहित कर दिया है। यानी कि मैंने पहले ही बता दिया 500 के बाद अपभ्रंश शुरू हो जाता है, तो 643 तक ले गए हैं ये लोग। इसीलिए हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है बहुत प्राचीन तक ले गए हैं, पूरे अपभ्रंश काल को समाहित कर दिया, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। दूसरा कारण है इसमें जो पद्धतियां हैं नाम देने की, उसमें एक समान नहीं है। कारण ये है कि माध्यमिक काल में एक जगह इन्होंने उत्तर भक्ति काल को इन्होंने प्रौढ़ भक्ति काल कहा है या माध्यमिक काल कहा है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो विश्वसनीयता के पे खरे नहीं उतरती हैं, इसलिए इसको मानने से इनकार कर दिया जाता है। ठीक। अब आइए हम इस जो मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा गया है, उस ग्रंथ में जो स्रोत रहे, आधार स्रोत में बताया है, मिस्र बंधुओं ने कहा है कि हमने कहाँ-कहाँ से इसे लिया है, उसके बारे में आपको हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं। लिखना क्या है, उन्होंने शिव सिंह सरोज से लिया है। आधार स्रोत ग्रंथ कहाँ से लिया है? शिव सिंह सरोज ग्रंथ से लिया है। प्राचीन ग्रंथों का जो संग्रह कर रहे थे नागरिक प्रचार सभा, वहां से उन्होंने लिया है। डॉक्टर ग्रियर्सन के ग्रंथों से लिया है। एक मुंशी देवी प्रसाद जी थे जो लेख लिखा करते थे, जो प्राचीन मध्य और आधुनिक के बीच में जो जो चीज मिले, हम पांडुलिपियां वगैरह मिलती गई, उस पर लेख लिखा करते थे मुंशी देवी प्रसाद जी, उनसे इन्होंने सहयोग लिया है। एक जोधपुर में जो पुस्तकालय, बड़े पुस्तकालय है, राज पुस्तकालय, जहाँ साहित्य की बहुत सारी सामग्रियां प्राप्त होती हैं, वहां से इन्होंने सहयोग लिया है। कुछ किंवदंतियां जो लोगों के
दंत कथाओं द्वारा सुनी जाती है। उससे और हमने पहले बताया 1908 से 1916 तक मिश्र बंधु, जिसमें श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, नागरिक प्रचारणी सभा की जो खोज कार्य हुआ था, उस खोज कार्य के ये निरीक्षक थे। 8 साल तक निरीक्षक रहे। तो मिश्र बंधुओं का जो स्वनिरीक्षण था उस दौरान, स्व का अनुभव था, उसको भी इन्होंने शामिल किया। नागरिक प्रचारणी सभा ने जो कई रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्टों को इन्होंने आधार स्रोत बनाया। कुछ अज्ञात कवि थे, जिनकी रचनाएँ मिली लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं हो सकी, तो उनको भी अपने तर्क से आधार बनाया। और कुछ इनके परम मित्र थे, जो इनको मानने वाले थे, फॉलोवर थे और हिंदी प्रेमी थे और छोटे-मोटे कवि हुआ करते थे। उन्होंने भी कुछ जो सामग्रियाँ कहीं-कहीं पाई थी, उन सामग्रियों को उन लोगों ने मिश्र बंधुओं को भेजा। वहाँ से इन्होंने आधार स्रोत लिया और इन्होंने जो निरीक्षण किया था, उसका आधार स्रोत लेकर के ये मिश्र बंधु विनोद नामक भारी ग्रंथ की रचना किया और उसे हमने बताया दिया 4 भागों में प्रकाशित करवाया। तो 4 भागों में 3 भाग हमने बता दिया। 13 और चौथा 34 में इन्होंने प्रकाशित करवाया। 10 में ही उससे पहले इन्होंने एक और स्रोत निकाला था, जो हिंदी नवरत्न निकाला था 1910 में। तो उन्होंने हिंदी नवरत्न को भी सहयोग में लिया है। हिंदी नवरत्नों में कुछ प्रमुख लेखक जिनके बारे में हमने पढ़ा दिया है। तो ये हमारे जो प्रकरण में शामिल थे मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधुओं का ये चैप्टर खत्म होता है। मिश्र बंधुओं के बारे में इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। अगर इससे ज़्यादा बनता है तो हो सकता है संयोगवश हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा प्रश्न बनता है। मिश्र बंधुओं संबंधित आप इतना पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले हमारे जो हैं, हम आपको जो है प्रकरण में शामिल किए जाएँगे, उनमें रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र आदि के बारे में हम बताएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।